Chapter Atomic Structure. Today we are going to study the Thomson atomic model, Rutherford atomic model, Bohr's atomic model, and their limitation. Dear student, previous video we have learned the nature of cathode rays, nature of anode rays, characteristic and properties of electron, proton, and neutrons, and also accessory studies of atomic number, molecular mass, atomic mass, isotopes and isobar. डियर स्टूडेंट, इस कंक्लूडेड स्टडी से हमने ये कंक्लूड किया एटम इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। यह कई सब एटॉमिक पार्टिकल जिसे हम फंडामेंटल पार्टिकल्स के नाम पर जानते हैं इससे मिलकर बना होता है। डियर स्टूडेंट्स, थॉमसन एटॉमिक मॉडल एंड इट्स लिमिटेशन। अब इस एटम्स की और अधिक जानकारी या फर्दर इंफॉर्मेशन या एडवांस स्टडी के लिए हम डिफरेंट मॉडल्स और हाइपोथेसिस जो डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा प्रपोज करी उनके स्टडी करेंगे। फर्स्ट, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव रेज की डिस्कवरी हो चुकी थी तब जे थॉमसन ने जो भी पार्टिकल्स सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर किए गए थे इसके बेस पर प्लम पुडिंग मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से उन्होंने थॉमसन एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया। उनके अकॉर्ड डियर स्टूडेंट, आप ये हाइपोथेसिस आप अपने ब्रेन में खुद रियलाइज़ करिए या क्रिएट करिए। अकॉर्डिंग टू उनके अकॉर्ड मानिए क्या एटम एक पॉजिटिव स्फीयर वाला मीन्स एटम इज अ स्फीयर। यह एक स्फीयर होता है किसका? पॉजिटिव चार्ज का। हर पॉजिटिव चार्ज के साथ इक्वल क्या इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड रहते हैं या डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। जैसे आपने वाटरमेलन देखा होगा, वाटरमेलन में जो फ्लैश रेड कलर की होती है उसे इन्होंने क्या माना? उसे इन्होंने पॉजिटिव चार्ज माना, और जो उस पर सीड्स होते हैं उन्होंने उसे इलेक्ट्रॉन माना। इनका मानना था कि जिस तरह वाटरमेलन में क्या होता है कि चारों तरफ से रेड कवर फ्लैश होती है, उस पर एम्बेडेड होते हैं उसके सीड ब्लैक कलर या वाइट कलर के, उसी तरह जो रेड कलर का स्फीयर होता है वो पॉजिटिव चार्ज है, और जो उसमें सीड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसका नेगेटिव चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन है। और इस तरह इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जस्ट इक्वल होता है और एक दूसरे को सस्पेंड करता हुआ न्यूट्रलाइज करता है। लिमिटेशंस कहते हैं इसकी, ये मॉडल ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इलेक्ट्रॉन किस तरह पॉजिटिव स्फीयर में रेसाइड करता है। यह एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के जो डिफरेंट फैक्ट्स थे उनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। आफ्टर दैट अ न्यू मॉडल आर प्रपोज, दैट इज़ द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। Modern information of atomic structure is based upon atomic concept of Rutherford. So it is a graceful and important work or contribution about to the development and study of atom. He published his view 1911. He observed that a very thin foil of metal, how much thin? 0.0001 centimeter or 100 nanometer gold foil are bombarded by highly energetic alpha particle obtained from any radioactive element. Then following result are obtained. Dear student, थॉमसन मॉडल्स के बाद रदरफोर्ड मॉडल जो 1911 में व्यू में आया है, पब्लिश हुआ। आज की जो हमारी मॉडर्न स्टडी है एटम्स के बारे में वो इन्हीं के फैक्ट पर बेस्ड है। उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने गोल्ड या किसी भी मेटल्स की एक बहुत ही थिन फॉइल ली। उन्होंने गोल्ड फॉइल का यूज़ किया। उसकी थिकनेस कैसी थी? 100 नैनोमीटर और 0.0001 सेंटीमीटर। उन्होंने क्या किया, किसी भी रेडियोएक्टिव मटेरियल से हाईली एनर्जेटिक अल्फ़ा पार्टिकल ऑब्टेन किए और उन अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बार्डिंग कर दी, बौछार कर दी किस पर? उस गोल्ड फॉइल में। मीन्स उन्होंने गोल्ड फॉइल पर जब लगातार क्या किए, बम्बार्ड किए अल्फ़ा पार्टिकल जो उन्होंने किसी भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स या सोर्स से लिया था, तब उन्हें फॉलोइंग रिजल्ट देखने को मिले। रिजल्ट, मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल पास स्ट्रेट अक्रॉस द फॉइल।
Some particles are different, deflected from their original paths. One out of about 20,000 particles return back to its original path. On the basis of these observation, what he observe, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बार्ड की जाती है, उनकी बौछार की जाती है उस गोल्ड फॉइल पर, तब उन्होंने देखा कि मैक्सिमम मीन्स 90% प्लस मीन्स 90% से ज़्यादा अल्फ़ा पार्टिकल बिना कोई डिफ्लेक्शन के, बिना कोई बैरियर के पर्टिकुलर उस फॉइल को इस पार से उस पार क्रॉस कर जाते हैं, कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करते। हाउ मच? 90 प्लस। अब 90 प्लस में से कुछ पार्टिकल क्या होते हैं, वो अपने ओरिजिनल पर जो जिस लाइन पर वो क्या हो रहे होते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं, उससे वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, मीन्स अपने रास्ते से भटकते हैं। और 20,000 पार्टिकल यदि बम्बार्ड किए जाएं तब जाकर के कोई एक या दो पार्टिकल बाउंस बैक होकर रिटर्न होकर के आता है। मीन्स ये ऑब्जर्व किया गया। क्या ऑब्जर्व किया गया? उन्होंने गोल्ड फॉइल ली, उस पर अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बार्डिंग की। अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बार्डिंग से उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने ऑब्जर्व किया कि 90 प्लस मीन्स मैक्सिमम अल्फ़ा पार्टिकल बिना किसी डिफ्लेक्शन, बिना किसी बैरियर्स के उस गोल्ड फॉइल को एक्रॉस हो जाते हैं, मीन्स इस पार से उस पार ट्रेवल कर जाते हैं। उनमें से कुछ मिनिमम क्या करते हैं, अपने रास्ते से डेविएट होते हैं, डिफ्लेक्टेड होते हैं या इरेगुलर होते हैं, जबकि 20,000 अल्फ़ा पार्टिकल के बाद मिनिमम एक पार्टिकल जा कर के बाउंस बैक होकर के आता है। अब फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन हमने देखा उसमें ये था कि 90+% मीन्स मैक्सिमम अल्फ़ा पार्टिकल एक्रॉस बिना डिफ्लेक्शंस के इस पार से उस पार जाते हैं, एक्रॉस होते हैं। मीन्स हमारा कंक्लूजन या रदरफोर्ड जी का कंक्लूजन ये रहा कि मैक्सिमम एटम हालो है, खोखला है, ब्लैंक है, खाली है। मीन्स मोस्ट ऑफ द पोर्शन इन एन एटम इज हालो, खाली है, बिकॉज मोस्ट ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल ने एक्रॉस हुए इस फॉइल से इस पार से उस पार। मीन्स मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एटम इनसाइड द एटम इज द ब्लैंक और हालो। ये कंक्लूजन रहा सेकंड। सम पार्टिकल आर डिफ्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओरिजिनल paths or bounce back to or return back to its original path. Means maximum mass and positive charge of an atom is concentrated at the center. This is because of deviation of return back of particle with 2 unit positive charge and AMU mass of the center of atom is called nucleus. Means dear student, दूसरा conclusion हमारा ये रहा कि जो अपने पथ से डेविएट होते हैं, मीन्स वो किस डेविएट होने का कारण इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज या सेंटर की बॉडी का होना होता है, मीन्स उसके मॉस का होना होता है। तो हमने ये तीन कंक्लूजन तीनों के बेस पर निकाले कि जो एटम है उसका मैक्सिमम पार्ट हालो है, सेंटर पार्ट पर इसका टोटल मॉस क्या करता है, रेसाइड्स करता है, और जो इसका स्फीयर है उस स्फीयर से में क्या देखा हमने, कुछ पार्टिकल बाउंस बैक होकर के आते हैं, मीन्स वो उसके निगेटिव एरिया को क्या करता है, शो करता है। न्यूक्लियस इज सो स्मॉल सॉलिड रिजिड पार्ट ऑफ एटम, मीन्स किसी एटम का सेंट्रल पार्ट सॉलिड होता है, बहुत मिनिमम होता है, सॉलिड नहीं कह सकते उसे लेकिन सॉलिड कहेंगे, वो न्यूक्लियस कहलाता है। और उस पर क्या रिसाइड करते हैं, पॉजिटिव चार्ज रिसाइड्स करते हैं, और उस पॉजिटिव पार्ट्स के कारण ही क्या रिटर्निंग होना, बाउंस बैक होना, ये डेविएट होना ही अल्फ़ा पार्टिकल का होता है। मीन्स कंक्लूजन ये रहा कि अल्फ़ा पार्टिकल जो इस पार से उस पार निकल जाते थे मैक्सिमम, वो उसके हाले होने को कंक्लूड करते हैं। जो सेंटर पार्ट है उसे न्यूक्लियस कहा गया, उस न्यूक्लियस पर ही किसी एटम का क्या पूरा का पूरा मॉस डिपेंड करता है, वह सॉलिड होता है, बहुत ही स्मॉल होता है, एज अबाउट 10⁻³ सेंटीमीटर का एरिया होता है किसी एटम का, और यह एटम का कॉन्सेप्ट या मॉडल डेवलप हुआ और आज भी इसे माना जाता है। मीन्स कंक्लूड हुआ कि एटम का सेंटर पार्ट न्यूक्लियस कहलाता है, जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रेसाइड्स करता है, जो मॉस को डिटरमाइन करता है। इसका जो सराउंडिंग एरिया होता है वह एरिया नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जबकि जो सेंटर पर बाउंसिंग बैंक होती है वो इसके सॉलिडनेस को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। एटॉमिक मॉडल असम्पशन डियर स्टूडेंट, ऑन द बेसिस ऑफ एबव कंक्लूजन, जो हमने अभी कंक्लूजन किया, रदरफोर्ड ने एज्यूम किया न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम, उनके अकॉर्ड स्पेस एक्सक्लूडिंग द न्यूक्लियस व्हिच कंटेन पॉजिटिव चार्ज एंड होल मॉस
is empty. In this vacant space, electron having negative charge equal to positive charge in the nucleus. जो रदरफोर्ड ने जो भी ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन्स निकाले, उनके अकॉर्ड उनका एसम्पशन ये था कि न्यूक्लियस का सेंटर पार्ट न्यूक्लियस कहलाता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज रिसाइड्स करता है। किसी भी एटम का टोटल मॉस मीन्स होल मॉस इसी न्यूक्लियस पर पाए जाने वाले पॉजिटिव चार्ज के इंटरेक्शन पर डिपेंड करता है। इसके अलावा पूरा का पूरा एटम एम्प्टी है। उस खाली एम्प्टी या वैकेंट स्पेस पर निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन रिसाइड्स करता है। यह रिसाइड करने वाला इलेक्ट्रॉन का नंबर उतना ही होता है जितना प्रोटॉन्स या पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पर रिसाइड करता है। डियर स्टूडेंट, यह रिसाइड करने वाला इलेक्ट्रॉन समझिएगा, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करता है प्लैनेट की तरह, जिस तरह सन सेंटर पर है और चारों तरफ प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, उसी तरह न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन द ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस सिमिलर टू द सोलर सिस्टम। जिस पथ या जिस वे को वो फॉलो करता है इलेक्ट्रॉन, वह ऑर्बिट कहलाता है। मीन्स सेंटर पार्ट जो कि न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड सरफेस में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्वर रोटेट होता है अकॉर्डिंग टू द न्यूक्लियस, जस्ट लाइक अ सोलर सिस्टम। इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। डियर स्टूडेंट, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के ऑब्जर्वेशंस और कंक्लूजन से यह असम्पशंस किया गया कि एटम का सेंटर पार्ट न्यूक्लियस होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज रिसाइड करता है। एटम का सराउंडिंग पार्ट ब्लैंक या हालो होता है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, किसके चारों तरफ एक सर्कुलर पथ या इलेप्टिकल पथवे को फॉलो करता हुआ न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है। वह पथ या वह वे जहाँ पर वो रिवॉल्व होता है उसे ऑर्बिट कहा जाता है। लिमिटेशंस, डियर स्टूडेंट, रदरफोर्ड मॉडल में की लिमिटेशंस, देयर आर सर्टेन लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। Certain limitations of Rutherford atomic structure in spite of such an explanation of atomic structure. This atomic model exhibits the following defects. First, it does not define first stability of an atom. It discrete spectrum, no description of electronic structure of atom. Dear student, जो इनके द्वारा हाइपोथेसिस या कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया, उसका कंक्लूजन ये था किसी एटम का सेंटर पार्ट सॉलिड और सराउंडिंग पार्ट हालो होता है। हालो का कंट्रीब्यूशन 90+ से ज़्यादा मीन्स मैक्सिमम 99% होता है, जबकि 0.1% या 0.0 nm% 10⁻⁻23 सेंटीमीटर का एक सॉलिड न्यूक्लियस होता है जो एटम के सेंटर पर पाया जाता है। उस सेंटर पर पॉजिटिव चार्ज क्या करता है रिसाइड करता है। उस पॉजिटिव चार्ज से इंटरेक्ट इलेक्ट्रॉन उस ब्लैंक या खाली स्पेस में उसके चारों तरफ सर्कुलर या इलेप्टिकल पथ को फॉलो करता इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर इक्वल होता है, मीन्स जितने प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन इससे इंटरेक्ट होते हुए उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं या रोटेट होते हैं, मीन्स घूमते हैं। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्ड यदि एक असम्पशन किया जाए, क्या असम्पशन किया जाए, यदि किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, मीन्स रिवॉल्व करता हुआ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होने के लिए मीन्स मूव होने के लिए एनर्जी स्पेंड करेगा। जब वो एनर्जी स्पेंड करेगा तो वह स्लोली उसकी रेडियस मीन्स वो न्यूक्लियस के पास होता हुआ चला जाएगा। मीन्स लगातार एनर्जी रिवॉल्वेशन, लगातार एनर्जी एक्सपेंडिचर और लगातार घूमने से वो एनर्जी को लॉस करेगा और एक समय ऐसा आएगा कि यह इलेक्ट्रॉन उस प्रोटॉन से मिक्स होकर के से स्पेस को जीरो कर देगा। मीन्स क्या हुआ, फर्स्ट ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व और रोटेट होता है तो ये किस तरह से अपनी रेडियाई मीन्स अपनी एनर्जी को मेंटेन करता है कि यह क्या रहता है, यह स्टेबल रहता है, मीन्स एटम का अस्तित्व बना रहता है। तो फर्स्ट स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम अकॉर्डिंग टू डियर स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, a charged particle when accelerated emit energy in form of electromagnetic radiation. According to Rutherford model, electrons are revolving around the nucleus. This means, dear student,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्ड जब चार्ज पार्टिकल एसिलरेटेड होता है, उस एसिलरेटेड टाइम पर वह एनर्जी को इमिट करता है, मीन्स रिलीज़ करता है। किस फॉर्म में रिलीज़ करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के फॉर्म में। मीन्स जब कोई चार्ज पार्टिकल मूविंग स्टेज में होता है, तब वह एनर्जी का लॉस करता है। वो एनर्जी का लॉस वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में करता है। रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्ड इलेक्ट्रॉन भी एक मूविंग बॉडी है। वह न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व होता है। इसका मीन्स ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन भी जब रिवॉल्विंग है, मीन्स एसिलरेटेड है, मूविंग है, तब वो लगातार एसिलरेटेड मोशन पर परफॉर्म करेगा, मीन्स एनर्जी का लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन। सो electron are charged particle. Therefore, electron revolving in an orbit should continuously emit radiation. So what a result? Result is that it would slow down and would no longer be able withstand the attractive force of nucleus. Means जब इलेक्ट्रॉन लगातार एनर्जी को रेडिएशन के फॉर्म में लॉस करेगा, तब उसकी स्पीड स्लो होगी। स्पीड स्लो होने के साथ उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, और जबकि वो न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट होता हुआ चला जाएगा। हैंस विल बी क्लोजर टू न्यूक्लियस, और धीरे धीरे वो न्यूक्लियस के पास पहुंचेगा और वुड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस बाय फॉलोइंग ए स्पाइरल पथ, और इस तरह इस स्पाइरल पथ को फॉलो करता हुआ न्यूक्लियस में जाकर फॉल होगा। दिस विल मेक द एटम अनस्टेबल, इससे एटम अनस्टेबल होगा। इट इज़ रियलिटी दिस डज नॉट हैपन, जबकि वास्तव में ऐसा होता नहीं है। कंटिन्यूअस इमिशन ऑफ रेडिएशन शुड गिव कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, बट स्पेक्ट्रम ऑब्टेन एज नॉट कंटिन्यूअस। दस रदरफोर्ड मॉडल फेल टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी एंड स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। डियर स्टूडेंट, फिर से समझिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थ्योरी कहती है कि जब कोई बॉडी एसिलरेटेड होती है, मूविंग होती है, तब वह एनर्जी का लॉस करती है, और वह एनर्जी का लॉस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के फॉर्म में होता है। इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज पार्टिकल है। यह भी एक एसिलरेटेड मूविंग बॉडी है। जब ये न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व होता है, तब ये लगातार इलेक्ट्रॉन एनर्जी का लॉस रेडिएशन के फॉर्म में करता है। यदि ये लगातार रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी का लॉस करता है, मीन्स इसका जो स्पेक्ट्रम बनना चाहिए वो भी कॉन्टीन्यूअस बनना चाहिए। पहला आंसर। मीन्स जब एनर्जी का लॉस करेगा, रेडिएशन बाहर आएगा, उस रेडिएशन का ट्रैप करके उसका डायग्राम ड्रा करना ही तो स्पेक्ट्रम है। मीन्स एसिलरेटेड बॉडी इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रेडिएशन के फॉर्म में लॉस करेगा, धीरे धीरे इसकी एनर्जी कम होगी, यह न्यूक्लियस के द्वारा अट्रैक्ट होगा और वह उस पर फॉल होगा, जिससे एटम अनस्टेबल हो जाएगा। मीन्स इसके द्वारा यदि इस तरह का पथ को फॉलो किया जाता है तो एटम को अनस्टेबल होना चाहिए, लेकिन रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। ये इसका ड्रॉबैक रहा। बट रदरफोर्ड का कंट्रीब्यूशन स्पेसिफिक रहा। रदरफोर्ड के अकॉर्ड आज की मॉडर्न थ्योरी बेस्ड है कि एटम का सेंटर पार्ट सॉलिड होता है, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। इसके अराउंड ब्लैंक या पेटी स्पेस पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व और रोटेट होता है। आफ्टर द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड इट्स लिमिटेशन, बोहर एटॉमिक मॉडल एंड इट्स लिमिटेशन। Rutherford nuclear atomic model was unable to explain completely the stability of an atom and the spectrum and distribution of electron in atom. Therefore, many researchers were done from time to time and some important laws were given. Dear student, Rutherford model क्या एक्सप्लेन करने में अनेबल हुआ? पहला, वह एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सका। दूसरा, जो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम हमें मिलता है उसकी व्याख्या ये नहीं कर सका, उसे ये एक्सप्लेन नहीं कर सका। इलेक्ट्रॉन का एटम में किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किस मैनर को फॉलो किया जाता है, किस थ्योरी पर ये बेस्ड होता है, इसकी मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने में सक्षम नहीं थे रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। सो डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट डिफरेंट रिसर्चर्स के द्वारा किए गए और कुछ लॉज प्रपोज किए गए उन रिजल्ट के आधार पर। तो रिजल्ट ऑब्टेन बाय द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड रेडिएशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स। डियर स्टूडेंट, जब से हमने एटम को पढ़ना शुरू किया, हमारे पास दो बातें थी। एटम वेव्स है, एटम पार्टिकल है।
मीन्स एटम लाइट नेचर का है या पर्टिकुलेट नेचर का है। इन बातों पर बेस रहा हम डिफरेंट टाइप के स्टडीज़। ये स्टडी इस बात पर बेस रहे कि मैटर और रेडिएशन मीन्स मैटर और वेव, पार्टिकल और वेव के बीच में कैसा इंटरेक्शन है, जिस इंटरेक्शन का रिजल्ट एटम होता है। मीन्स एनर्जी और मैटर आपस में किस तरह इंटरेक्ट होते हैं कि एटम जैसी यूनिट प्रिपेयर होती है जो आगे जाकर केमिस्ट्री मीन्स मॉलिक्यूल्स कंपाउंड मिक्सचर में बदलती है। उनके अकॉर्ड एटम में एनर्जी और मैटर और रेडिएशन आपस में इंटरेक्ट होता है और उन्हीं के अकॉर्ड बोहर का मॉडल डेवलप हुआ जो रदरफोर्ड मॉडल का मॉडिफाइड फैक्ट था। इस बोहर मॉडल इस बेस पर डेवलप हुआ कि ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट रिलेटेड टू एटॉमिक स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन क्वांटाइज्ड electronic energy level in atom. It is essential to understand certain terms for study of these law. Dear student, बोहर मॉडल समझने से पहले कुछ लॉज डेवलप हो चुके थे जिससे एटम को समझना सरल था। लॉज के अकॉर्ड ड्यूअल बिहेवियर, ड्यूअल नेचर ऑफ electromagnetic radiation. Sometime it play a wave nature, sometime it's play a particulate nature. Another spectrum view. So dear student, we are going the terminology of light, nature of light. So dear student, we are going to electromagnetic waves terminology, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। डियर स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है ये कभी लाइट की तरह मीन्स कभी वेव्स की तरह और कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। चलिए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि लाइट या वेव नेचर क्या होता है और पार्टिकुलेट नेचर या पार्टिकल नेचर क्या होता है। सो डियर स्टूडेंट, पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लाइट नेचर ऑफ लाइट्स को कैसे रिप्रेजेंट करती हैं, मीन्स यह एटम किस तरह वेव नेचर को रिप्रेजेंट करता है। डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच कैन ट्रेवल इन वैक्यूम इन डिफरेंट फॉर्म, infrared light, ultraviolet light, visible light can also travel in vacuum. Light shows interference, diffraction which deserve wave-like nature. Some instruments such as microscope, telescope were discovered on the basis of wave nature of light. On the contrary, some of properties of light cannot be proved on the basis of wave nature. For example, properties such as photoelectric effect, black body radiation cannot be defined on the basis of wave nature. These properties show the corpuscular nature of light. Idea of corpuscular nature of light was first of all put forward by Sir Isaac Newton. According to him, very minute and massless particles are emitted from each light source. These particles are called corpuscles. When these corpuscles collide with the retina of eye, then light is felt. These particles of light called photons. Thus, it can be said that light has dual nature, particle nature as well as wave nature. Dear student, लाइट, एटम ये ड्यूअल बिहेव शो करते हैं। पहले कभी ये पार्टिकल नेचर और कभी वेव नेचर को शो करते हैं। लाइट क्या है? लाइट एनर्जी है जो वैक्यूम में ट्रेवल करती है। इसके अलग अलग फॉर्म हमें देखने को मिलते हैं। कभी लाइट इंफ्रारेड, कभी अल्ट्रावायलेट और कभी विजिबल लाइट के फॉर्म में वैक्यूम में ट्रेवल करती है। लाइट इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन जैसी प्रॉपर्टी शो करती है और यह प्रूव करते हैं कि यदि लाइट इंटरफेरेंस शो करती है, डिफ्रैक्शन शो करती है, मीन्स ये वेव नेचर को शो करती है। कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जैसे माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, यह लाइट के वेव नेचर पर ही बेस्ड हैं और इन्हें इसी बात पर डेवलप किया गया है। मीन्स लाइट वेव है क्यों? क्योंकि यह इंटरफेरेंस शो करती है, यह डिफ्रैक्शन शो करती है, इसलिए ये वेव है। लेकिन इस वेव नेचर के आधार पर लाइट के सभी कैरेक्टरिस्टिक को प्रूव नहीं किया जा सकता या सारे कैरेक्टरिस्टिक को एलेबोरेट नहीं किया जा सकता। जैसे
वेव नेचर के आधार पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को डिफाइन नहीं किया जा सकता। मीन्स ऐसी प्रॉपर्टी जो वेव्स के द्वारा डिफाइन नहीं होती, तब न्यूटन नाम के साइंटिस्ट ने माना कि यह कार्पूस्कुलर नेचर का होता है। मीन्स कण जैसी प्रगति शो करता है। मीन्स मानना ये था कि जिस सोर्स से लाइट इमिट होती है वहाँ से लाइट पैकेट या बंडल्स के रूप में ट्रेवल करती है। ये ट्रेवल करते हुए पैकेट और बंडल आपस में कोलाइड्स करते हैं और कोलाइड करते हैं हमारी रेटिना पर, और जब हमारे रेटिना से कोलाइड होते हैं ये पार्टिकल या टकराते हैं, तब हमें लाइट महसूस होती है। यह लाइट के पैकेट या बंडल फोटॉन्स के नाम पर जाने जाते हैं। डियर स्टूडेंट, हम न्यू टर्मिनोलॉजी जान रहे हैं। हम जान रहे हैं कि लाइट का नेचर क्या होता है। लाइट वेव है या पार्टिकल। लाइट में कुछ कैरेक्टर वेव्स के होते हैं। लाइट डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस जैसे कैरेक्टर शो करती है, मीन्स ये वेव है। इसी वेव नेचर के आधार पर माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप जैसे इंस्ट्रूमेंट डेवलप किए गए हैं। लेकिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसे हैं जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ऐसे इफेक्ट को लाइट के वेव नेचर के द्वारा जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इन्हें जस्टिफाई करने के लिए यह माना जाता है कि लाइट वेव नहीं जबकि पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। न्यूटन का भी मानना था कि लाइट पैकेट या बंडल के रूप में एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल होती है। यह ट्रेवल होता हुआ पैकेट या बंडल उस सोर्स से इमिट होता है, आपस में कोलाइड होता है। इट्स कोलाइड विथ आवर रेटिना, हमारे रेटिना में कोलाइड होता है और हम महसूस करते हैं, फील करते हैं कि लाइट हमारे आँखों पर पड़ रही है। आर न्यू टर्म्स फोटॉन। फोटॉन मीन्स बंच, बंडल और पैकेट ऑफ लाइट which travel in form of particle that is the photon। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो डियर स्टूडेंट, लाइट के कैरेक्टरिस्टिक को या वेव में कौन कौन सा नेचर होता है, वेव किस कैरेक्टरिस्टिक को शो करती है, हाउ मेनी प्रॉपर्टीज हैव द वेव्स, सो वी आर गोइंग टू डिफाइन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। J.C. Maxwell proposed law regarding energy radiation. According to this, energy is emitted in form of radiation by an alternating current of high frequency in which, similar to wave, its velocity is equal to velocity of light. These waves are produced due to vibration in electric and magnetic field, so they are called electromagnetic radiation. In these waves, electric and magnetic field are perpendicular to each other, and both these fields are also perpendicular to direction of propagation of waves. Dear student, जेसी मैक्सवेल ने एनर्जी रेडिएशन से रिलेटेड डिफरेंट लॉ प्रपोज किए। उनके अकॉर्ड एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में इमिट होती है। किस फॉर्म में इमिट होती है? रेडिएशन के फॉर्म में। और किस फॉर्म में ट्रेवल होती है? तो ये अल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में हाई फ्रिक्वेंसी में क्या होती है? ट्रेवल होती है। इसका जब ये हाई फ्रिक्वेंसी में अल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में फ़्लो होती है, तब ये वेव नेचर को शो करती है और इसकी वेलोसिटी उस समय वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल होती है। यह क्यों प्रोड्यूस होती है वेव्स? क्योंकि वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, इसलिए इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के नाम पर भी जाना जाता है। ये वेव्स इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे से। ये फील्ड भी परपेंडिकुलर होती है जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट हो रही होती है या ट्रेवल हो रही होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। For the first time, Maxwell proposed the light waves are related to oscillating electric and magnetic behavior। मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं। और पहली बार फर्स्ट टाइम मैक्सवेल ने प्रपोज किया कि लाइट जो वेव्स होती हैं वो ऑसिलेशन शो करती हैं। किस तरह? इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन और मैग्नेटिक बिहेवियर को शो करती हैं। मीन्स विजिबल लाइट रेज, इंफ्रारेड, ultraviolet rays, X-rays, gamma rays, radio waves are the example of electromagnetic waves। मीन्स ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन कौन सी हुई? विजिबल, इंफ्रारेड,
ultraviolet rays, X-rays, gamma rays, radio waves. Why these are called electromagnetic waves? Because ये रेस तब प्रोड्यूस होती हैं जब वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है वया इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में, इसलिए इन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव मोशन, डियर स्टूडेंट, इट्स आर इम्पॉर्टेंट टर्म्स। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है वेवलेंथ। आपके सामने एक डायग्राम अपीयर हो रहा है। इस डायग्राम को आप देखेंगे तो आपको क्रेस्ट मिलेगा और ट्रफ मिलेगा। अब यहीं से हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वहाँ से प्रोड्यूस होंगे। फर्स्ट, वेवलेंथ, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रो of a wave is called wavelength. It can be expressed in meter, centimeter और एंगस्ट्रॉम। डियर स्टूडेंट, डिस्टेंस लेनी हमें कहाँ की, दो सक्सेसिव क्रेस्ट या ट्रफ के बीच में। तो हमने दो क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस ली तो यह वेवलेंथ हुई। यदि हम नहीं लेना चाहते तो ट्रफ के बीच की डिस्टेंस ले सकते हैं, ये वेवलेंथ होगी। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेव्स व्हिच पास थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। मीन्स नंबर ऑफ वेव्स, 1 सेकंड या 1 मिनट में उस पर्टिकुलर पॉइंट को कितनी बार वेव्स क्रॉस करती है वो उसका फ्रीक्वेंसी होता है। इसे ग्रीक लेटर न्यू, डियर स्टूडेंट, इसे न्यू से शो करते हैं। वेलोसिटी, डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ वेव्स इन 1 सेकंड इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ वेव। वेव नंबर, इट इज़ नंबर ऑफ वेव इन पर यूनिट लेंथ, इट इज़ इक्वल टू इनवर्स ऑफ वेव लेंथ। मीन्स वेव लेंथ का यूनिवर्स वेव नंबर होता है। लास्ट, एम्पलीट्यूड, इट इज़ द हाइट ऑफ वेव क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ वेव टॉप। मीन्स जो आपने एक सेंटर पॉइंट से जो आपने ये हाइट देखी एक क्रेस्ट की या डेप्थ देखी तब की ये सेंटर लाइन हुई, और यहाँ से जो डेप्थ होगी या इसकी हाइट होगी वो इसका क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड कहलाएगा। मीन्स वेव है 5 कैरेक्टरिस्टिक। इट्स है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, वेव नंबर एंड एम्पलीट्यूड। डियर स्टूडेंट, एक लिस्ट आपके सामने दी हुई है, डाटा दिया हुआ है, लर्न इट। मीन्स रेडियो वेव्स, वेवलेंथ क्या है और फ्रीक्वेंसी क्या है, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट और गामा रेज। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट पर पहुंचते हैं इसका। तो डियर स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि लाइट वेव नेचर को शो करती है क्योंकि यह इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन शो करती है। वेव नेचर को हमने जाना तो इसमें वेवलेंथ होती है, ये फ्रीक्वेंसी होती है, इसमें वेलोसिटी होता है, ये वेव नंबर शो करती है और इसमें एम्पलीट्यूड होता है। मीन्स ये वेव नेचर को शो करती है। आफ्टर दैट, पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैग्नेटिक रेडिएशन, क्वांटम थ्योरी ऑफ प्लैंक, electromagnetic theory of radiation proposed by Maxwell describe light or heat energy as continuously emitting waves, but this theory is unable to explain some phenomena such as black body radiation, photoelectric effect, variation of heat capacity of solid as a function of temperature, and line spectrum shown by light. To explain all the above phenomena, Max Planck proposed Planck quantum theory according to which light is not continuous wave. Dear student, मैक्सवेल के अकॉर्ड लाइट या हीट एनर्जी लगातार इमिटिंग वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है। यह रेडिएशन रिलीज़ करती है और ये वेव नेचर को शो करती है। लेकिन मैक्सवेल की इस थ्योरी के अकॉर्ड लाइट के सभी कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन नहीं किया जा सका, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या अलग अलग जितने भी सॉलिड होते हैं उनको हीट रेसिस्ट या हीट होल्ड करने की कैपेसिटी अलग अलग क्यों होती है, हमें लाइन स्पेक्ट्रम क्यों मिलता है, इन सभी कैरेक्टरिस्टिक को लाइट के वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तब मैक्स प्लांक ने क्वांटम थ्योरी प्रपोज करी। मैक्स प्लांक की क्वांटम थ्योरी के अकॉर्ड लाइट इज़ नॉट अ कंटिन्यूअस वेव फॉर्म। मीन्स लाइट कंटिन्यूअस वेव के रूप में या वेव नेचर को शो नहीं करती। इट इमिट इन फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट और बंडल्स कॉल्ड क्वांटा। उनका मानना था कि लाइट जिस सोर्स से इमिट होती है वो पैकेट या बंडल या बंच ऑफ रेडिएशन के फॉर्म में इमिट होती है, और ये बंच या पैकेट ही क्वांटा कहलाता है। For
लाइट एनर्जी, दिस क्वांटा आर कॉल्ड फोटॉन, और लाइट एनर्जी के लिए हम इसका नाम देते हैं फोटॉन। यही क्वांटा फोटॉन के नाम पे जाना जाता है। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which emits or get absorbed is called quantum। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, वह मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो वह इमिट करता है या एब्जॉर्ब करता है, उसे हम क्वांटम कहते हैं। एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। इनके अकॉर्ड ये मानना था कि जितनी उस लाइट की फ्रिक्वेंसी होगी मीन्स पर सेकंड, वो एक पॉइंट को कितने बार क्रॉस करेगी वही उसकी एनर्जी होगी, मीन्स ई इज़ प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी। डियर स्टूडेंट, हमने ये माना कि मैक्स बेल की थ्योरी के अकॉर्ड ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में वाइब्रेशन प्रोड्यूस होने के कारण रेडिएशन प्रोड्यूस होता है और ये वेव नेचर को शो करता है। वेव नेचर ऑफ लाइट की थ्योरी के अकॉर्ड मैटर के सभी कैरेक्टर्स को डिफाइन नहीं किया सका, तब दूसरा थ्योरी आई और उस थ्योरी के अकॉर्ड लाइट पैकेट या बंडल्स के रूप में ट्रेवल करती है और इसकी यूनिट क्वांटा या फोटॉन होती है, और इस कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर ट्राई अप किया गया डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स को डिफाइन करने में। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। डियर स्टूडेंट, you know that and studied the scattering character of light in previous class, means at the class of 10th। means जब किसी लाइट किसी डिफ्रैक्टेड ऑब्जेक्ट से में फॉल होती है तब वह स्कैटर्ड हो जाती है और स्पेक्ट्रम बनाती है। मीन्स डिफरेंट कलर ऑफ लाइट सच एज ब्लू, रेड और ग्रीन हैव डिफरेंट वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी। At the end of last century, it was shown that light waves are electromagnetic in nature. That is, these are the waves of electric and magnetic radiation. Now, different electromagnetic radiation of different wavelength are known. Means these gives electromagnetic spectrum। Dear student, different color की लाइट डिफरेंट वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी वाली लाइट होती है। मीन्स जैसा उसका कलर वैसे उसकी वेवलेंथ और वैसे उसकी फ्रिक्वेंसी। मीन्स जो लाइट होती है यह वेव नेचर मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर को शो करती है। क्योंकि इसकी वेव्स इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक रेडिएशन का रिजल्ट होती है। नाउ डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ आर नोन। Different areas of spectrum are known by different names for radio frequency region is useful for transmission। मीन्स अलग अलग फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ लाइट्स का यूज अलग अलग है। जैसे एज अराउंड 10⁶ हर्ट्ज वाली फ्रिक्वेंसी लाइट का यूज हम कहाँ करते हैं? रेडियो ट्रांसमिशन में करते हैं। माइक्रोवेव्स में एज अबाउट 10⁻10 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी वाली लाइट्स का यूजफुल होता है राडार में। जस्ट सेकंड। So dear student, radio frequency region just around 10⁶ Hz is useful for the transmission of radios and different transmission objects. The range of 10⁻10 Hz is the range of microwaves region are useful to radar. Dear student, microwaves are useful for radar. Infrared region, which are thermal radiation. UV rays are the component of solar radiation. Some part in which as visible spectrum is called visible or normal light. So dear student, photographs of such radiation on photographic plate is called spectrum। dear student, अभी आपने डिफरेंट टाइप के फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ वाली लाइट का आपने क्लासिफिकेशन या अरेंजमेंट जाना। यदि इन डिफरेंट वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी वाली लाइट का फोटोग्राफ लिया जाए, मीन्स ऐसे रेडिएशन का यदि फोटोग्राफ प्रिपेयर किया जाए कहाँ पर? फोटोग्राफिक प्लेट पर, तब इसी को ही क्या कहा जाता है? स्पेक्ट्रम के नाम पर जाना जाता है। डियर स्टूडेंट, एट नेक्स्ट वीडियो वी हैव स्टडी द एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एंड बोहर मॉडल ऑफ एटम। थैंक यू, हैव गुड डे।